Hello guys, welcome back to our channel part 2 of Reborn for her mysterious husband. Chapter 6 रूही मालिक। आदवी और अभीक नीचे आते हैं जहां सब लोग अभी भी नाश्ता कर रहे थे। आदवी सभी को जाके गुड मॉर्निंग विश करती है। सब भी उसे विश करते हैं और अभीक को भी विश करते हैं। अभीक भी बदले में उन लोगों को विश करता है। अभीक की माँ आदवी से, बेटा आप दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? आदवी सर हिलाते हुए हैं, जी माँ कर लिया और अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अभीक की माँ, लेकिन बेटा आपकी तबीयत वहाँ पर कहीं बेहोश मत हो जाना। तो सब लोग उनकी बात पर हंस देते हैं। आदवी, माँ क्या आप भी, मुझे बस ऐसे ही थोड़ी वीकनेस थी लेकिन अब ठीक है। फिर वो सबको बाय बोल के अभीक साथ अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अभीक और आदवी बाहर आके कार में बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में अभीक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और आदवी अपने मरीजों की फाइलें चेक कर रही थी जिनके साथ आज उनकी मीटिंग्स थीं। थोड़ी देर में आदवी का अस्पताल आ जाता है तो वो गाड़ी से निकालने को होती है कि अभी उसका हाथ पकड़ के आज तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। आदवी उसको अपनी कन्फ्यूजन नज़रों से दिखती है। अभीक आज तुम जल्दी घर चली जाना और घर जाकर तैयार रहना, कपड़े भी मैं भेजवा दूंगा तुम्हारे लिए। और फिर वो उसके सर को प्यार से चूमता है तो आदवी की आंखें बंद हो जाती है और फिर वो अभीक से बिना कोई बात पूछे हाँ मैं सर हिला देती है और दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है। वो गाड़ी के बाहर से अभीक को हाथ हिलाते हुए बाय करती है और फिर अस्पताल के अंदर चली जाती है। अभी उसको तब तक दिखता है जब तक आदवी नहीं चली जाती। फिर वो भी कपूर इंडस्ट्री के लिए निकल जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड की भी कारें निकल जाती हैं जो उसके सेफ्टी के लिए हैं। आदवी अंदर आके अपने केबिन में जाती है और अपना काम करने लगती है। करीब 4 या 5 घंटे बीते होंगे कि इतने में यहाँ पे एक लड़की दोती हुई आती है और उसको बेथे ही गले लगा लेती है। आदवी तो पहले चौंक जाती है लेकिन जब वो देखती है कि कौन सी लड़की है तो वो उसके पीछे हाथ रखे हुए है। रूही कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी नाम हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली बार रूही ने उसने उन लोगों के बारे में आगाह किया था लेकिन वो हमेशा उसको नादान कह के टाल देती थी। तो चलिए जान लेते रूही के बारे में। रूही मलिक, विराट की बहन। उम्र -23 साल। दिखने बहुत क्यूट है और इनका स्वभाव भी इनकी तरह ही चंचल है। और अभी अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रही है इस हॉस्पिटल में। आदवी से 2 साल छोटी है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि आदवी रूही की सीनियर थी। जिस कारण से ये दो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ही कब सीनियर जूनियर से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए पता ही नहीं चला, तब से दोनों साथ में है। तो चलिए अब स्टोरी पर आते हैं। रूही आदवी से अलग होके, मेरी जान मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। कल भाई ने बताया कि अभीक भाई वापस आ गए हैं। आदवी सर हिलाते हुए, हाँ आ तो गए हैं। रूही, अब उनको अपने पल्लू से बांध के रखना और कहीं पे भी मत जाने देना क्योंकि तुम भी खुशियां डिजर्व करती हो। आदवी, तू भी ना ये सब छोड़ और ऐसे फुदकते फुदकते क्यों आ रही थी, लग जाती तो बच्चा। रूही, यार मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी ना के कुदाते कुदाते ही आ गई। फिर वो टाइम देखते हुए, चल अब लंच टाइम भी हो गया है, कैंटीन में रुक, मैं दोनों के लिए टिफ़िन लेके आई हूँ। कैंटीन में जाने की ज़रूरत नहीं है, माँ ने दिए हम दोनों के लिए आई बड़ी कैंटीन में जाने वाले। रूही मुंह बनाते हुए, माँ ने ज़रूर टिंडे की सब्जी भेजी होगी। आदवी, नहीं आज तेरी पसंद का है, चल। रूही, सच्ची? आदवी, मुच्ची मेरी जान। आदवी और रूही फिर हाथ धो के अपना लंच करने बैठ जाते हैं कि तभी आदवी उसे, विराट भाई हमारे घर पे ही है तो तू भी आज मेरे साथ घर चल। रूही, ऐ सुन के, नहीं मुझे नहीं आना। वाह। आदवी, पता है किसकी वजह से नहीं आ रही है? रूही, तो क्या करूँ, उनको देखगी फिर कुछ करूँगी और फिर वो मुझे दांताने लग जाए। वो मेरे प्यार को कभी नहीं समझ सका इसलिए मैं नहीं आऊँगी अब वहाँ पे। आदवी, मैं तेरी जगह होती तो मैं तो रोज जाती और उस इंसान को दिखाती कि उसने क्या खोया है, समझी ना कि ऐसे चुपके से रहती, समझी? रूही, लेकिन तू समझ ना कि मुझे उनको देख के। तब तक आदवी बीच में उसको कहते हुए, आदवी, लेकिन कुछ नहीं, तू मेरे साथ आज घर आ रही है और खबरदार जो तुमने एक बार भी रौनक भाई की तरफ देखा भी तो तुम उनको इग्नोर करो। डे से वो है ही नहीं, सिंपल दूसरे लोग भी हैं वहाँ पे और आज वैसे भी मुझे जल्दी घर जाना है।
रूही, क्यों भाई, किस खुशी? मैं, आध्वी, अभी कहीं ले जाने वाले हैं शायद, और कहते हुए उसके गाल लाल लाल हो रही थी। रूही, ओए, हुए, भाई तो बड़े रोमांटिक निकले। रोमांटिक शब्द सुन के आध्वी को पहले वाला अभी याद आता है जिसे उससे रोमांटिक शब्द पे उल्टी करने का मन करता है, लेकिन फिर उसे सुबह वाला अभी याद आता है तो फिर से उसके गाल लाल हो जाते हैं। बेचारी अभी की दो पर्सनैलिटी के बीच फंसी हुई थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फिर आधी और रूही ऐसे ही बात करते हुए अपना लंच करते हैं और ऐसे ही शाम के 7 बज जाते हैं। तभी आध्वी के मोबाइल पर अभीक का कॉल आता है तो वो उठती है तो सामने से, अभी तुम्हारे लिए मैंने कार भेज दी है। आध्वी ओके कह के हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि काले रंग में कपूर परिवार की एक कार खड़ी है। कपूर परिवार की कारों पर एक खास लोगो था जिसे किसी को समझ आ जाए कि वो कपूर फैमिली की कार ही है। वो रूही को कॉल करके बाहर बुलाती है तो रूही अपना सामान पैक करती हुई गिरते पड़ते आती है। देख के आध्वी अपना सिर हिला देती है। ड्राइवर दोनों के लिए दरवाजा खुला करता है। दोनों कार में बैठ जाती है और गाड़ी कपूर विला के लिए रवाना हो जाती है। करीब आधे घंटे बाद वो दोनों कपूर विला पहुंच जाती है। रूही और आध्वी घर के अंदर जाती है तो रितिका जी, अभीक के माँ, सॉरी मुझे नाम जल्दी याद नहीं रहता, इसके लिए गलती से उस बार प्रिया जी लिख दिया था। रितिका जी अध्वी से, आज जल्दी आ गई बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हुई ना? आध्वी कुछ कहती इससे पहले ही रूही, भाई कहीं बाहर ले जाने वाले हैं, इसके लिए मैडम जल्दी आ गई। वो रूही को देखती है तो वो आध्वी के पास जाकर उसके कान पकड़ते हुए, क्यों, अब टाइम मिला है नवाबजादी को, पूरे 6 महीने बाद तुम आए हो, बोलो किससे पिट्टू तुम्हें, हाँ अपने परिवार को तो भूल ही गई हो है ना? रूही, अरे माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है और काम बहुत था इसके लिए नहीं, लेकिन अब यहीं पे रहूंगी जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता बस। आध्वी उनको देखती हुई मुस्कुराती है कि तभी वहां पे अभीक का एक गार्ड आता है और उसको एक बॉक्स उपहार देके चला जाता है। आध्वी उस बॉक्स को लेके अपने कमरे में चली जाती है और बॉक्स को बिस्तर पे रखती है और ताज़ा होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में ही आध्वी ताज़ा होके बाहर आती है और बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें बहुत ही सुंदर सी सैटिन की हल्के मैरून रंग की साड़ी थी। वो साड़ी को देखकर खुश हो जाती है और उसको वो साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। वो साड़ी खोलकर कमरे में ही साड़ी पहनने लगती है। जब वो पूरी साड़ी पहन लेती है तो वो खुद को मिरर में देखने लगती है। वो साड़ी उसके गोरे रंग पे बहुत ज़्यादा जंच रही थी। उसने फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना हुआ था और साड़ी का पल्लू खुला छोड़ा हुआ था जिसमें वो कयामत लग रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अभीक अंदर आता है। टू बी कंटिन्यूड। तो कैसा रिएक्शन होगा अभीक का आध्वी को इस रूप में देख के? जनाने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 7 आउट ऑफ कंट्रोल। अभीक अब आध्वी को देखता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो आध्वी के पास आ जाता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर वो वहां पे रखे सिंदूर को उसकी मांग में भर देता है और कहता, हम अब पूरा हो गया है। आध्वी उसकी बात सुन के हल्की मुस्कान कर देती है, लेकिन अभीक का चेहरा एकदम सीरियस ही था। अभीक अब आध्वी का हाथ पकड़े हुए उसको बाहर की तरफ लेके चला जाता है। अभी बाहर आके अपनी माँ को कहता है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, कल रात ही तक आएंगे। रितिका जी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक दूसरे का। आध्वी उनकी बात पे सर हिला देती है। फिर वो अभीक को अजीब नज़रों से देखते हुए, ऐसे भी हम कह जा रहे हैं? अभीक, पता चल जाएगा। आध्वी अब कुछ नहीं कहती और अभीक के साथ बाहर आ जाती है। अभीक कार में जाके पहले आध्वी को बिठाता है और फिर खुद ड्राइविंग के लिए बैठ जाता है। आधी उसे ऐसे देख के, आप आज ड्राइविंग करेंगे? अभीक, क्यों, तुम्हें कोई शक है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है? आध्वी, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अभीक उसकी बात सुन के उसको दिखता है जो अब दूसरी तरफ देख रही थी। आध्वी ने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया था, ना लिपस्टिक, ना आंखों में काजल और नहीं उनसे अपना कोई सिंगार किया हुआ था। बस उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अभीक अब गाड़ी चालू कर देता है और उनकी कार अब अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है।
अभीक के कार के जाते ही थोड़ी देर में उसकी सुरक्षा के लिए भी मतलब गार्ड की कार भी चल पड़ती है, क्योंकि वो लोग अपने सर और मैडम को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। अभीक कार चलते हुए आदवी के हाथ को पकड़ लेता है तो आदवी उसको देखती है और अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर अभीक नहीं छोड़ा है तो वो हार मानन के ऐसी ही बेटी रहती है और अभीक से कहती है कि आदवी, आप इतने कैसे बदल गए? अभीक, तुमने मुझे जाना ही कब है वाइफ जो तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ? आदवी, जानने देते तब तो जानती ना। अभीक, जानने के लिए सामने वाले की जरूरत नहीं होती है बीवी। आदवी उसको अजीब नज़रों से देखती है क्योंकि अभीक की सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी, तो वो अब कुछ नहीं पूछती और चुपचाप बाहर की तरफ देखने लगती है। लेकिन उसका एक हाथ अभी भी अभीक ने पकड़ा था, जो वो आदवी की लाख कोशिश के बाद भी नहीं छोड़ रहा था। उनका रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए अभी अपनी कार को ऑटो मोड पर करके उसमें लोकेशन डाल देता है और आदवी के हाथ को छोड़ के उसकी सीट को पीछे की तरफ खिसकाते हुए उसको बिस्तर के जैसा बना देता है। आखिरी जब वह देखती है तो वह आपने क्या किया, तो अभीक उसके ऊपर आ जाता है जिससे उसकी सांसें ही अटक जाती हैं और वो अपने हाथों की मदद से अपने और अभी के बीच दीवार बना देती है। अभी उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ के वो दीवार पल भर में तोड़ देता है। फिर उसने कहा है, हाँ बोलो, अब क्या क्या शिकायत है तुम्हें मुझसे? आदवी मन में शिकायत, अरे मेरे शिकायतों की पूरी कोठरी भी मेरे लिए कम पड़ जाए और एक शिकायत की बात कर रहे हैं, कैसा अजीब इंसान है भगवान, इतना इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आदवी को कहा खोया हुआ पाके अभीक उसकी गर्दन को काटता है, जिसे आदवी कहते हुए अपने होश में आती है। आदवी, ऐसे कौन काटता है, मुझे दर्द हो रहा है। अभीक, तो तुम भी जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो कहाँ खो जाती हो, तो तुम्हें होश में लाने के लिए ये करना पड़ा। आदवी, तो क्या करूं, जब किसी का पति उसको 1 साल के लिए छोड़ के चला जाए फिर उसके पास 1 साल बाद लौटे तो वो तो सोचेंगे ही ना कि उसके पति में इतने कैसे बदलाव आ गए कि जो आदमी उसको मंदम में ही छोड़ के चला गया था वो अचानक से कहीं से आ जाता है और एक दिन में उसके साथ ऐसे ही रहना लगता है जैसे सब कुछ सामान्य हो, तो वो सोचेंगे ना। ये सब बोलते हुए उसका गला थोड़ा सा रुंधा भी गया था, क्योंकि इस दिन वो सच में बहुत आहत हुई थी। चाहे ससुराल में हमें सास ससुर और बाकी सब कितना ही क्यों ना प्यार कर ले, लेकिन हम जिस इंसान से बंद कर इस घर में गए हैं वही हमारे साथ ना हो तो तकलीफ और घुटन दोनों होती है। अभी जिसने अपना मुंह आदवी के गले में घुसा रखा था और चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, वो उसकी बातें सुन के कहता है, क्या तुम सिर्फ उसे बात के लिए नाराज हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था? आदवी, तो क्या मुझे नहीं होना चाहिए? अभी नहीं। आदवी, क्यों? अभी क्योंकि मैं तुम्हें बता के ही गया था, तुम्हें याद ना हो तो। आदवी, हाँ लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आप मंडम में ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अभी लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि 1 साल में वापस जरूर आऊंगा, तो तुम्हें अब उस बात को लेके तुम्हें मुझसे नाराज नहीं रहना चाहिए। आदवी को अब एक शौक लगता है, क्योंकि पिछली बार भी आदवी ने उसे ये सब कहा था, लेकिन उस समय अभीक ने उसको इग्नोर कर दिया था जिसे उसने कहा था आदवी के नाराज होने से फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन वो सोचती है कि शायद इस बार भगवान को भी उस पे दया आ गई हो, जो इस हृदयहीन व्यक्ति के अंदर थोड़े उसके लिए भावनाएं डाल दिए। अभीक और आदवी दोनों ही ऐसे ही लेते हुए थे, आदवी नीचे और अभीक उसके ऊपर, और उनकी कार चल रही थी। आदवी, अब अभी से प्लीज़ ये सिट सीधी करिए, हम पिछले आधे घंटे से ऐसे ही हैं। मैं अब और आपका वज़न सहन नहीं कर सकती हूँ। अभी लेकिन करना तो होगा, वो भी पूरी रात। दूसरी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है और खुद को छुपाने के लिए अपना चेहरा इधर से उधार करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि अभी का फेस भी और उसके फेस के बीच थोड़ा भी फासला नहीं था। अभी उसको ऐसे देख के उसके होंठ मुंह को अपने होठों में लेके पैशनेट किस करने लगता है, लेकिन आदवी के हाथ अभी भी अभीक के एक हाथ में दी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय उसके किस को सहने के अलावा। आदवी को जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको छोड़ देता है, लेकिन वो उसके ऊपर से हटता नहीं है। अभीक के छोड़ने की वजह से जो लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे अभीक के सीने से उसका सीना टकराने लगता है, जिसे अभीक की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो अभीक अब आदवी का पल्लू उसके सीने से निकाल देता है और उसके सीने को देखने लगता है, जो सुनहरे रंग के ब्लाउज में उसके उभार साफ साफ दिख रहे थे। वो अपने होठों को उसके उभारों पे रख देता है और उसको चूमने की जगह काटने लगता है।
जिसे आदवी की सिसकियां निकलने लगती है तो वो अभीक से कहती है कि प्लीज़ रुक जाए, मत करिए यहाँ पे ये सब। लेकिन अभीक नहीं रुकता और वो आगे बढ़ने को होता है कि तभी टू बी कंटिन्यूड। बस इतना ही इस एपिसोड में। और अभीक आदवी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन वो उससे प्यार करता है या नहीं वो तो बाद के चैप्टर में ही पता लगेगा जब आप कहानी पढ़ोगे। और क्या हुआ जिसकी वजह से बेकाबू अभीक रुक गया? तो क्या कहा था अभीक ने आदवी को छोड़ के जाने से पहले? चैप्टर 8 एनिवर्सरी। अभीक आगे बढ़ने को होता है कि तभी उनकी कार रुक जाती है तो आदवी राहत की सांस लेती है। अभीक गहरी सांस लेके आदवी के ऊपर से हटता है और आदवी को भी सही से बिठाता है। अभीक, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो पूरी रात पड़ी है मेरे पास। आदवी तो अब उसकी ऐसी बातें सुन के पागल ही होने वाली थी। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई क्योंकि वो अब अभीक का सामना और नहीं कर सकती थी। अभी भी अपनी तरफ का दरवाजा खुल के बाहर आता है। आदवी अब अभीक की तरफ देखती भी नहीं है और अपने मन में है, भगवान है क्या बन गए हैं यार, पहले ही चीख था अब तो मुझे पूरा लाल टमाटर बना कि मानेंगे क्या। अभी उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं पे लेके जाने लगता है, तब जाके वो होश में आती है। अभीक उसको बीच पे लेके आया था जहाँ पे एक 3 मंजिला यॉट खड़ी थी जो अभीक की प्राइवेट यॉट सेलबोट थी। अभी उसको यॉट पर लेके चढ़ जाता है। आदवी जब यॉट को देखती है तो उसको याद आता है कि पिछली बार जब अभीक वापस आया था तब करीब 15 दिन के बाद वो लोग एक क्रूज से गोवा गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। अभीक के पास अपना प्राइवेट बड़ा सा क्रूज भी था, लेकिन उस टाइम सिर्फ वो अकेले नहीं थे, अभीक के भाई बहन वो सब लोग छुट्टी मनाने के लिए गए थे। और इसी वक्त तो वो दोनों करीब आए थे और ये याद आते ही आदवी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। भले ही उस समय अभीक कैसा भी हो, लेकिन वो आदवी की हर ज़रूरत को पूरा जरूर करता था। वो आदवी से बात करे या ना करे पर लेकिन आदवी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। आदवी को जो चाहिए वो ला के देता और कभी आदवी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता था। और तो और उसने अपनी कंपनी में जो अभीक ने अकेली खड़ी की थी जे कपूर इंडस्ट्री से अलग थी, वो भी इंडिया की बेस्ट कंपनी में से आती थी। कहा जाए तो कपूर इंडस्ट्री के बाद दूसरी वही कंपनी थी जो इंडिया के टॉप 5 में आती थी, जिसका नाम आग कॉरपोरेशन था। और इस कंपनी के 51% शेयर आदवी के नाम थे और 49% उसके नाम, जिसका मतलब साफ था कि उसने अपनी कंपनी और कपूर इंडस्ट्री में भी आदवी को खुद से ऊपर की पोजीशन दी हुई थी। एक कंपनी उसकी खुद को थी जिसका कोई हिस्सादार नहीं था, जिस वजह से कंपनी के सारे शेयर अभीक ही थे। अभीक ने आदवी पत्नी को होने के सारे हक दिए थे, लेकिन एक लड़की को सबसे ऊपर अपने पति का समय, अपना पति और उसके साथ कुछ खास पल, लेकिन जो अभीक आदवी को नहीं दे पाया या तो वो देना चाहता था भी, तो दोनों के बीच इतना कोई कनेक्शन मजबूत नहीं था जिसे आदवी उसे समझ सके। लेकिन अभीक उसके बिना बोले सब समझ जाता, शायद उसके दिल के हाल को समझता था, बस जानता नहीं था। आदवी एक स्वाभिमानी लड़की थी जिसे ये सब नहीं चाहिए था, उसे अभीक का साथ चाहिए था। उसने कभी भी अभीक के पैसे को कभी भी हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि वो खुद इतना कमा लेती थी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा था। आदवी ये सब याद कर रही ही थी कि इतने में वो लोग यॉट सेलबोट के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। आदवी उस जगह को देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब जगह पे सफ़ेद और लाल गुब्बारे से सजावट की हुई थी और तो और वहाँ पे जगह जगह पे गोल्डन लाइट्स भी लगा रखी थी। और कोने के एक हिस्से में टेबल रखा हुआ था जिस पर दोनों का डिनर सजाया गया था, और उस टेबल को पूरा लाल गुलाब से सजाया गया था। एक रेड वाइन की बोतल भी रखी हुई थी जिसे देख के आदवी मुँह बनाती है, क्योंकि उसको नशा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है क्योंकि वो अपनी ए रोमांटिक डेट को खराब नहीं करना चाहती थी। अभीक आदवी को अब अपनी गोद में उठा के टेबल के पास रखी कुर्सी पर बिठा देता है। आदवी ने अपनी पलकें झुकाए हुए ही अभीक को कहती है, आपने ये सब कब किया? अभीक, मैंने नहीं किया, मेरे असिस्टेंट ने करवाया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? आदवी, हाँ बहुत, खुद का नाम तो लेगे ही नहीं उमम। अब दोनों अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं। अभीक ग्लास में रेड वाइन निकलता है और आदवी को देता है, तो आदवी मना करते हुए मुझे ये सब नहीं पसंद, तो अभीक ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हुए खुद पीने लगता है, जैसे उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किया हो। और ये देख के आदवी मुंह बनाती है और अपने मन में खाना ही खाने आए थे ना, तो ये रखने की क्या ज़रूरत थी उस निखिल को, तो मैं बाद में देखूंगी। निखिल अभीक का असिस्टेंट था।
आदवी और अभीक खाना खा लेते हैं। उसके बाद आदवी किनारे पे जाके रात के नज़ारे को देखने लगती है क्योंकि उनकी यॉट सेलबोट अब सी के बीचों बीच चल पड़ी थी और वहाँ का नज़ारा बहुत शांतिपूर्ण था। तभी आदवी को वहाँ पे एक बिस्तर को भी दिखती है जो कि पूरी सफ़ेद थी और सफ़ेद रंग के पर्दों से घेरा हुआ था। देखने में वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसको देख के आदवी को शर्म आ जाती है क्योंकि उसको पता था कि वो यहाँ पे क्यों है। तब भी अभीक आदवी को पीछे से गले लगा लेता है और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख के उसको कहीं के जाने लगता है। अभीक आदवी को यॉट के त्रिकोण आकार हिस्से में रखे एक सफ़ेद टेबल के सामने लेके जाता है जो दूसरे फ्लोर पर था, और वो धीरे से आदवी की आंखों पर से अपना हाथ हटाता है और आदवी के कानों में अपनी कर्कश आवाज़ में हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी और उसके ईयरलोब को काट लेता है। आदवी ये सुन के जम जाती है और नीच टेबल पर देखती है जहाँ पे एक रेड वेलवेट हार्ट आकार का केक रखा हुआ था और उस पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। आदवी आंखों में ये देख के आंसू आने लग जाते हैं और वो धम से रोने लगती है और पीछे मुड़ के अभीक को गले लगा के रोने लगती है क्योंकि उसे अब सच में लग रहा था कि भगवान उस पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि वो ये सब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खोना दे फिर से। उसको रोता देख के अभी उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके कहता है, अभीक, वाई आर यू क्राइंग वाइफी? आदवी, वो बस आ रहा है रोना, अब क्या रो भी नहीं सकती मैं? अभीक, नहीं। आदवी, रोते रोते क्यों? अभीक, बस मैंने कहा इसलिए अभीक कपूर की पत्नी रोने नहीं चाहिए क्योंकि ये अभीक कपूर को पसंद नहीं। आदवी उसको देखती है और फिर मुड़ के केक को देखती है और वहाँ पे रखे चाकू से केक जन्मदिन का केक को काट कर अभीक को खिलाती है, तो अभी भी उसके हाथ से बड़ी ही कामुक तरीके से केक खाता है। तो आदवी अपना हाथ पीछे ले लेती है, लेकिन अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को अपने मुंह में लेके लिक करने लगता है, जिसकी वजह से आदवी की हालत खराब हो रही थी। फिर अभी भी अपने एक हाथ से केक के एक टुकड़े को कट करके आदवी को खिलाता है। अवधि भी चुपचाप खा लेती है। फिर अभीक आदवी को अपनी गोद में उठा के ऊपर की तरफ ले जाने लगता है जहाँ पे वो पहले थे। चैप्टर 9 आदवी और अभीक की रोमांटिक नाइट। अभीक आदवी को गोद में उठा के ऊपर की तरफ ले जाता है जहाँ वो पहले थे। आदवी ने अपने पलकें अभी भी झुकाई रखी थी। वैसे तो आदवी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी थी, वो अपने दिल में आई हुई बात को सीधे सामने वालों को बोल देती, लेकिन रोमांस के मामले में वो बहुत ही शर्मीली थी। आदवी को अब अभीक वहाँ पे रखे बिस्तर पे बिठा देता है और वो भी अब आदवी के सामने बैठ जाता है। वो आदवी के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर करता है और ध्यान से आदवी के चेहरे को देखता है। आदवी का चेहरा और अभीक का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था, जिसे आदवी अभीक की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। आदवी की पलकें अभी भी नीचे चुकी हुई थी और उसका चेहरा सुर्ख लाल हुआ पड़ा था। ऐ देख के अभीक, अभीक, क्या बात है वाइफी, तुम तो पूरी लाल पड़ी हुई हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और जब करूँगा तब तो तुम इससे आगे अभी कुछ कहता है कि तभी आदवी उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है। अभी उसके मुलायम हाथ की हथेली को चूम लेता है तो आदवी अपना हाथ पीछे ले लेती है। अभीक आदवी को कमर से पकड़ के खुद से चिपका देता है। अभीक, तुम मुझसे दूर भाग रही हो वाइफी। आदवी, नीचू। अभीक, देन किस मी चुंबन का चिन्ह। आदवी, मैं मुझे कैसे मतलब है, मुझे नहीं करनी, मतलब मुझे नहीं आती। अभीक, लेकिन सुबह तो तुमने की थी। आदवी उसकी बात सुन के सकपका जाती है और कहती है वो तो आप कर रहे थे, मैंने भी वैसे ही की। अभीक, ओ रियली। आदवी, मतलब हाँ। अभीक, हाँ तो सुबह मैंने जैसे की थी वैसे ही करो। आदवी, मुझे नहीं करनी आपको, मुझे शर्म आ रही है, आप समझ क्यों नहीं रह रहे। अभीक, तो मत आने दो शर्म को, भगा दो शर्म को। आदवी, अरे वो कोई चीज़ नहीं है समझे आप, शर्म को कोई कैसे भागा सकता है। अभीक अब उसकी बात सुन के उसके चेहरे को पकड़ता है या उसके होठों को मुंह पर अपने होठों रख के उसको पैशनेट किस करने लगता है, और लगभग 10 मिनट के बाद वो उसको छोड़ के ऐसे भगाया जाता है। आदवी जो उसे किस करने से शौक थी और जब अभीक उसको छोड़ता है तो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वो उसकी बात सुन के अब और शर्माने लगती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी पीठ को अभीक की तरफ करके दूसरी तरफ बैठ जाती है। अभी उसको ऐसा दिखता है तो पीछे से उसके बाल जो कि बहुत लंबे थे, जो उसके कमर से भी नीचे तक आ रहे थे, उनको साइड करता है
और उसके ऐसे करने से आदवी की गोरी पीठ उसके सामने आ जाती है तो पहले तो वो खड़ा होता है। आदवी को जब कुछ महसूस नहीं होता तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी सांसें ही अटक जाती है क्योंकि अभीक ने अपना ब्लेजर उतार दिया था और अपना शर्ट भी, जिस कारण उसकी परफेक्ट बॉडी अब आदवी के सामने, जिसे देख के आदवी की हालत खराब हो रही थी। अभीक अब फिर से आदवी के पास आके बैठ जाता है और आगे के बालों को उसकी बैक से हटा के आगे कर देता है और उसकी बैक पर अपने निशान छोड़ने लगता है। अभीक के आदवी के बैक पर निशान छोड़ने की वजह से आदवी की आहें निकलने लगती है जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अभीक आदवी के ब्लाउज के हुक को पीछे खोल देता है जिससे आदवी अपने सीने पर हाथ रख लेती है। अभीक अब आदवी की पूरी पीठ लाल कर चुका था जिसकी आदवी की आंखों में आंसू भी आ गए क्योंकि अभीक बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, लेकिन अभीक आदवी की पीठ को चूमे जा रहा था जिससे उसको पता नहीं चलता कि आदवी रो रही है। जब वो आदवी के पीठ का एक भी हिस्सा खाली नहीं दिखता तो वो आदवी को पलटता है और आदवी के चेहरे को देखता है जिस पर आंसुओं की बूंदें ढेर हुई थी। अभीक, सॉरी जान, बट तुम्हें ये सहना होगा बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आदवी उसको कुछ नहीं कहती और अपनी पलकें झुका लेती है। अभीक उसको ऐसे देख के उसके पललू को उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे बिस्तर पर लेटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है और आदवी के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ के उसके सिर के ऊपर रख देता है जिससे वो दोनों के बीच दीवार ना बना पाए। अभीक फिर उसके सीने पर किस और काटने लगता है जिससे आदवी आहें निकल रही थी अभी उसके सान पार से ब्लाउज को निकल देता है। आदवी ने अंदर कुछ नहीं पहना था क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा मोटा था, इस वजह से अभी एक तक उसके सीने को देखने लगता है जिसे आदवी की तो सांसें ही अटक गई थी और वो झटपटाने लगती है ताकि वो अपने हाथ छुड़ा के अपने सीने को ढक सके, लेकिन मजाल अभीक उसको छोड़ता। अभीक अब उसके चेहरे को देखता है जो उसको छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था। अभीक, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि मैं रात को नहीं रुकूंगा। आदवी, मैं आपको रोक नहीं रही, बस मुझे ऐसे मत देखिए, मुझसे आपकी नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही। अभीक, इसमें मेरी गलती है वाइफी। फिर अभी अपने होठों को वहाँ पे रख के उसकी छाती पर भी अपना निशान छोड़ने लगता है। उसने आदवी के गले से लेकर कमर तक उसकी पूरी पीठ को लाल कर दिया था जिससे आदवी को बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो अभीक को चुपचाप सहन कर रही थी क्योंकि ये पहली बार नहीं था। अभीक हर बार जब भी उसके साथ इंटीमेट होता वो ऐसे ही वाइल्डली होता था और आदवी को उसकी आदत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो दर्द था वो उस वक्त के दर्द से अलग था क्योंकि इस बार के दर्द में भी उसके चेहरे पर सुकून था, एक चमक थी जो हर कपल्स के बीच होते हैं जब वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे होते हैं। उसको ये दर्द मीठा सा लग रहा था क्योंकि इस बार अभीक उसके इस दर्द में साथ था। अभीक अब आदवी की साड़ी को निकल देता है और उसके बच्चे कुछ कपड़ों को भी आदवी के बदन से अलग कर देता है जिससे आदवी होश में आती है और पलट जाती है। अभीक के सामने अब फिर से आदवी की पीठ आ जाती है तो वो देखता है कि उसने आदवी की पीठ को कैसे लाल कर दिया है, तो वो वहाँ पे सॉफ्ट किस देने लगता है जिसे आदवी को बहुत अच्छा लगता है। अभीक आदवी को पलट के खुद के सामने करता है और फिर खड़े होकर अपने कपड़े भी निकलने लगता है जिसे देख के आदवी खुद को वहाँ रखे सफ़ेद चादर से कवर कर लेती है। अभी अपने पूरे कपड़े निकालने के बाद वो भी चादर में घुस जाता है और आदवी के ऊपर आके उसके होंठ मुंह को अपने होठों में ले लेता है और बहुत ही पैशनेट तरीके से उसको किस करने लगता है। आदवी भी अब अपना हाथ अभीक के सिर के पीछे ले जाके उसके बालों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद आदवी को कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से उसकी आंखों में पानी आ जाए। उसको बहुत दर्द हो रहा था लेकिन अभीक ने उसके होठों को नहीं छोड़ा था। अभीक अब अपने कमर को मूव करने लगता है, वो बहुत तेजी से कर रहा था जिससे आदवी की तो चीखें ही निकलती, पर अभीक उसको बिना रुके किस कर रहा था जिससे उसकी चीखें अभी के होठों में ही दबी हुई थी। थोड़ी देर बाद अभी उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन पर काटने लगता है और आदवी उसकी पिद को खरोंचे दे रही थी और उसकी सिसकियां ही उसकी पूरे यॉट सेलबोट पर सुनाई दे रही थी क्योंकि अभीक बहुत ज़्यादा कठोर था। आदवी, प्लीज़ धीरे करिए। उसको पता था बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब उसको सहन नहीं होता तो वो अभीक से कहती है, अभीक, नो वाइफी आई कांट। आदवी अब कुछ नहीं कहती और चुपचाप वो अभीक के इस मीठी यातना को अभीक के पीठ और बालों में हाथ फेरते हुए सहने लगती है। ऐसे ही उनका एक खास पल सुबह के 5 बजे तक चलता है। आदवी तो कभी तक के सो गई थी लेकिन अभीक अब रुका था और एक नज़र आदवी को दिखता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है।
करीब सुबह के 9 बजे। जब दोनों के ऊपर धूप आती है तो आदवी की आंख खुलती है क्योंकि उसका चेहरा ही चादर के बाहर था। उसको अपने ऊपर किसकी भार महसूस होता है तो वो देखती है कि उसका पति उसके ऊपर उसके गले में अपना मुंह छिपा सो रहा है। वो अभीक चेहरा देखती है, फिर उसके माथे पर प्यारी सी किस करती है और फिर वो खुद को और उसको देखती है तो उसको कल रात की याद आ जाती है जिसके उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब वो ये सोचती है कि अब वो उठे कैसे, क्योंकि उसे ताज़ा होना था और उसे कोई पता नहीं था कि अब वो यहाँ से इस हाल में कैसे जाएगी कि तभी अभी अपनी आंखें खोल के उसको देखता है। तो वो डर जाती है और फिर कहती है, आप जग रहे थे तो ऐसे कौन डरता है? अभी मैंने कब डराया? आदवी, छोड़िए वो सब और मेरे ऊपर से हटिए, मुझे उठना है, यहाँ पे बहुत धूप आ रही है। अभी खड़ा होता है और अपनी पैंट पहनकर अपना शर्ट आदवी की तरफ बढ़ता है। तो आधी लेने के लिए जैसे ही उठती है वो चिल्लाती है क्योंकि उसको अपने नीचे के हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। अभी क्या देख के उसको खुद अपनी शर्ट पहनता है और ध्यान से अपनी गोद में उठा के यॉट में बने एक कमरे में ले जाता है। कमरे में जाके वो आदवी को बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पहले आदवी को वॉश बेसिन पर बैठा के उसको ब्रश देता है और खुद बाथटब में गर्म पानी चालू कर देता है और फिर वो भी आदवी के पास आके ब्रश करने लगता है। जब दोनों ब्रश कर लेते हैं तो अभी खुद का और आदवी का ब्रश लेके खुद धोकर वहाँ रख देता है और आदवी का मुंह भी धुलवाता है और खुद का भी धोता है। फिर वो आदवी को लेके बाथटब में बैठ जाता है, जिससे आदवी को बहुत आराम मिलता है। चैप्टर 10 अभीक और आदवी। अभीक आदवी को लेके बाथटब में बैठ जाता है। गर्म पानी होने की वजह से आदवी को थोड़ा आराम मिलता है। आदवी आगे की साइड थी और अभीक उसके पीछे उसको अपनी बाहों में लेके बैठा था। अभी अपना हाथ आगे करके आदवी के शर्ट के बटन खोलने लगते हैं तो आदवी उसके हाथ को पकड़ते हुए, क्या कर रहे आप? तो अभीक उसके कान में जाके, अभीक तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरी उसकी बात सुन की शौक हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसे ही ना लूंगी, प्लीज़ ये मत उतारिए। अभीक सीधा सीधा जवाब देते हुए, क्यों? जिसे आदवी का मन होता है कि वो इस बाथटब दब जाए। फिर वो अभीक की तरफ मुड़ जाती है और अपने पलकें उठा के अभीक को देखती है जो उसको ही एक तक देख रहा था। देख के वो अभीक की आंखों पर अपने हाथ रखे हुए हैं, ऐसा देखना बंद करिए, मुझे अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि कल रात को आपने बहुत परेशान किया है। अभी उसके हाथों को अपनी आंखों पर हटाते हुए, तुम्हें पता है आदवी, क्या? अबे तुम बहुत सॉफ्ट हो, एकदम बेबी की तरह जिसको बार बार छूने का मन करता है। और मेरा भी मन ऐसा ही बार बार तुम्हें छूने का करता है और तुम्हें बार बार अपने करीब महसूस करने को करता है। क्योंकि आदवी, क्योंकि क्या? अभी क्योंकि मुझे हक है। सुन के आदवी तो डे से बेहोश ही होने वाली थी और वो अभीक से कहती है, आप गाने भी सुनते हैं? अभीक, ये गाना नहीं है, ये मेरे शब्द है वाइफी की, तुम पर मेरा हक है। आदवी, नहीं ये गाना है। अभीक, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये गाना है या नहीं, मैंने बस तुम पर हक बताया है अपना। आदवी अब कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको पता था अभी ऐसा कुछ नहीं सुनता तो कहाँ से पता होगा। फिर दूसरी जगह से बॉडी वॉश लेके खुद की बॉडी पर लगाने लगती है, पर उसने अपनी शर्ट नहीं उतारी थी, वो ऊपर से ही बॉडी पर अप्लाई कर रही थी। अभी उसको देखता है और फिर उसे खींचकर खुद से चिपका देता है और अपने शरीर को उसकी बॉडी से रगड़ने लगता है या उसकी शर्ट को भी निकल देता है, उसने अपनी पैंट को पहले से उतार दिया था। आदवी ये देख के कुल के सीने को ढक देती है और अभीक को रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखती हुई नामे सर हिलाती है। अभी ये देख के गहरी सांस लेता है और बाथटब से निकल जाता है और वहाँ रखे शावर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और ठंडे पानी से शॉवर लेने लगता है। आदवी ये देख के पहले ही पलट गई थी और खुद नहाने लगी थी, लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो साफ बता रही थी कि वो अभीक की इस बात से बहुत खुश थी कि अभीक ने उसका दर्द को समझा और आगे नहीं बढ़ा। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर पहले वाला अभीक होता तो क्या उसके लिए ये सब करता। तभी उसको कुछ याद आता है कि पहले जब वो लोग फर्स्ट टाइम पास आए थे तभी उसे इतना ही दर्द हो रहा था, लेकिन अभीक उसके पास तब नहीं था। लेकिन अभीक ने उसे जरूरी सारी चीज़ रखे हुई थी जो उसके दर्द को कम कर सकती थी वहाँ पे, और बाथरूम में भी पहले से पानी गर्म रख लिया था और उसने कपड़े भी पहने
थे जो उसकी बॉडी को कवर कर रहे थे और वो मुलायम थे जो उनको ज़्यादा दर्द नहीं दे रहे थे। वो खादी होने को होती है तभी उसके पास उसकी दोनों नंद जाती है और उसको चैने लगती है, लेकिन जब वो दोनों देखती है कि आदवी को दर्द हो रहा है तो वो उसको बाथरूम में जाके छोड़ आती है। आदवी वहां आके नहाती है और फिर बाहर आती है तो उसको अपने बिस्तर के पास एक चीट मिलती है जिसमें लिखा था कि टेक इट। जहाँ वो नीचे देखती है तो वहाँ पे पेन किलर्स रखी थी और ऑइंटमेंट भी थी। उसने देखा था कि अभीक ने पहले से ही उसके शरीर पर दवाई लगा दी थी लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं लगाई थी। वो सब सोच का मतलब है उन्हें उस समय पे भी मेरी फिक्र थी, बस दिखे नहीं थे मुझे। हम कैसा अजीब इंसान है यार। लेकिन एक मिनट, तो अब ऐसा क्या हुआ जो मुझे दिखा रहा है? फिर वो अपने सर को दबाती हुई, यार उन 7 लोगों की मिस्ट्री क्या कम थी जो खुद मेरे सामने मिस्ट्री बन के बैठे हैं। यार क्या करूं अब, मुझसे इनका व्यवहार नहीं सहा जा रहा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या इनको पूछ लूं? लेकिन इनको नहीं बता सकती कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और उन 7 लोगों के बारे में भी नहीं बता सकती। तब भी वो खुद से, क्या यार तू भी अच्छा ही है ना, बदल गया है। अभी तो उनके साथ खुश थी लेकिन वापस से ओवरथिंकिंग चालू कर दी ना तूने? शायद उस बार तेरी इसी ओवरथिंकिंग की वजह से तू इन्हें समझ नहीं पाई होगी। तभी पीछे से अभीक उसको अपनी बाहों में उठे हुए और कभी समझ भी नहीं सकती जान। आदवी उसकी बात सुन के उसको देखती है और कहती, क्या 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 नहीं समझ सकती मैं? अभीक, वही जो तुम सोच रही हो। आदवी अब चुप हो जाती है और अपने हाथ को उसके गले में डाल देती है। वो देखती है कि वो दोनों की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है और वो दोनों ही ऐसी हालत में बाथरूम के बाहर जा रहे हैं। तो आदवी उसको रोकते हुए, हम ऐसे नहीं जा सकते। अभीक, क्यों? आदवी, क्या ये बार बार क्यों क्यों पूछते रहते हो? मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ उतारो और मुझे बाथरोब पहन लेने लो और आप भी पहन लो। अभी उसको घुरे के देखता है और उसको वैसे ही बाहर लेके आता है और बिस्तर पर लेटा देता है। अभी वैसे ही भी कपड़ों के दौर में से कुछ निकलता है और उसको लगाना लगता है। वो ऑइंटमेंट था जो अभीक आदवी को लगा रहा था। आदवी को थोड़ी शर्म भी आ रही थी क्योंकि अभीक उसे सब जगह पे लगा रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी। मलहम लगाने के बाद अभीक उसको ध्यान से चादर उठाता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं हम दोनों के लिए कुछ बना के लाता हूँ। आदवी, आप क्यों बनाएंगे, मैं बना देती हूँ। अभीक, चलने की तो हालत नहीं है और खाना बनाओगी? आदवी, आप ही ने तो की है। सुन के अभीक उसको गुरता है। फिर वो एक ब्लैक ट्राउज़र पहन के किचन की तरफ चला जाता है क्योंकि उस यॉट पर सब कुछ था, बार, बेडरूम, किचन और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़। आदवी उसको जाता देख के सो जाती है क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी। करीब 2 घंटे बाद अभीक खाना बना लेता है तो वो उसको पहले वहाँ के डाइनिंग टेबल पर रखता है और अपनी बीवी को उठाने के लिए चला जाता है। वो आदवी को उठाता है लेकिन आदवी नहीं उठती। वो कई बार उसको उठाता है तो वो नहीं उठती, तो वो उसको अपनी गोद में चादर के साथ आदवी को उठा के डाइनिंग टेबल पर लेके जाने लगता है। खुद को हवा में उठा हुआ पा के आदवी उठ जाती है और अभीक को देख के थोड़ी से ऊंची आवाज, आप मुझे ऐसे ही कहाँ ले जा रहे हैं? अभीक, आवाज नीचे। बीवी, आदवी, सॉरी लेकिन आप मुझे कह ले जा रहे हैं? अभीक, खाना खिलाने। आदवी अब कुछ नहीं कहती। अभी उसको खाने के टेबल पर आके खुद भी बैठता है और आदवी को अपनी गोद में बिठा देता है। फिर वो अभी को खाना खिलाना लगता है और आदवी भी अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है। ऐसे ही वो लोग अपना खाना पूरा करते हैं। फिर भी अभीक वापस से आदवी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसको बिस्तर पर बिठा के वहाँ बने क्लोजेट में से एक साड़ी निकल के उसे देते हुए कहता है, पहन लो इसको, हम बाहर जा रहे हैं। आदवी उसे साड़ी ले लेती है जो एक जिमी चो साड़ी थी जो बेबी पिंक कलर की थी। वो अभीक को घूरते हुए, लड़की के कपड़े कहाँ से आए? अभीक, मैंने रखा है तुम्हारे लिए क्योंकि यहाँ हम आते रहेंगे। तो आदवी अब खादी होके क्लोजेट की तरफ जाने लगती है तो अभीक उसको कहता है, यहीं पे पहनो। आदवी गहरी सांस लेके दे से उसको पता हो कि अभीक यही कहेगा तो वो अभीक से, आदवी, ठीक है लेकिन मुझे ब्लाउज और पेटीकोट तो लाने दीजिए। तो अभी उसको वो लाके देता है। आदवी अब उसे दोनों लेके चादर को पूरा अपने ऊपर लेपेट के उसके नीचे से खुद ब्लाउज और पेटीकोट पहन लेती है। अभी उसको ऐसे देख के गुरता है लेकिन आदवी उसको इग्नोर करके वो पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है और चादर हटा देती है और खादी होके साड़ी अपने हाथ में लेके पहनने लगती है।
ब्लाउज और पेटीकोट में उसका फिगर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे अभीक उसका इंटेंस नज़रों से गुरता है, जिसका आदवी साफ महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी साड़ी पर फोकस करती है। तभी अभीक उसे उसकी साड़ी छीन लेता है और कहता है, मैं पहनूंगा तुम्हें साड़ी। आदवी, आपको आती है? अभीक, हम, आती है। अभीक अब आदवी को कमर से खींच के खुद से चिपकाया है और आदवी को दीवार से चिपका के उसके गले पर लव बाइट्स देने लगता है। वो आदवी के साथ बहुत ही जंगली तरीके से पेश आता है, जैसे उसको सजा दे रहा हो खुद को तड़पाने की। फिर वो आदवी को बिस्तर पर ले जाके उसके ऊपर आके पहनूंगा, पर बाद में अभी मुझे तुम्हें महसूस करना है और रोकना मत, क्योंकि फिर तुम्हें ही पछतावा होगा। आदवी जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी वो अपना सर हिला देती है। अभी उसके साथ इंटीमेट होने लगना है बिना उसके कपड़ों को हटाए। आदवी को इसमें पहले वाले अभीक की थोड़ी झलक दिखती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही करता था। करीब 1 घंटे बाद अभीक उसको रिहा करता है। वैसे तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि वो आदवी को 4 या 5 घंटे से पहले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उन लोगों निकालना था जिस वजह वो उसको छोड़ देता है। आदवी जो 1 घंटे में ही बहुत थक गई थी, वो उसको देख के खड़ी होती है और अपनी साड़ी लेके क्लोजेट में चली जाती है, जिसका मतलब साफ था वो अभीक से नाराज हो गई थी। वो क्लोजेट में आती है, उसकी आंखें थोड़ी गिली भी हो गई थी, ऐसा लग रहा था अभी रो देगी, क्योंकि वो इस वाले अभीक के साथ ही खुश थी। वो डर रही थी कि अभी फिर पहले वाला अभीक ना बन जाए, कहीं ना कहीं उसके दिल में अभीक के लिए भावनाएं तो थी, वो भी शायद उस जन्म से, बस वो उसको दिखा नहीं पाती थी जबकि वो दिखाना चाहती थी। वो इस वजह से अभीक से नाराज हो गई थी ताकि अभीक उसे मनाए, ताकि उसको सच में पता लगे कि अभीक को सच में इस बार उससे फर्क पड़ता है। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn for Her Mysterious Husband.